जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आनंद कुमार द्वारा लिखित शेयर बाजार खजाने की चाबी बुक को पूरा सुनेंगे। ये एक बहुत अच्छी बुक है। जो लोग शेयर बाज़ार में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें आपको बताया जाएगा, शेयर बाज़ार की जानकारी दी जाएगी, शेयर बाज़ार का चयन, शेयर खरीद और बिक्री, अच्छी कंपनी का शेयर कैसे खरीदें, निवेश से संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ, म्यूचुअल फंड में निवेश करना, आईपीओ में निवेश करना, शेयर और टैक्स, शेयर का प्रावधान, शेयर के बदले ऋण लेना, सही समय पे सही निवेश करना, शेयर से लाभ ही लाभ हो, जांच परख कर निवेश करना, लाभ कमाने के तरीके, कम पैसों में खरीदो और ज़्यादा पैसों में बेचो, पैसा डूबने से बचाने के सूत्र, उतार चढ़ाव का तरीका, शेयर खरीद में सावधानियाँ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। आज के भौतिकवादी जीवन में धन की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। धन साध्य ही ना हो, परंतु ये सबसे बड़ा साधन है। एक उच्च व्यक्ति से लेकर सामान्य व्यक्ति तक धन की इस महती आवश्यकता को स्वीकार करता है। हर व्यक्ति विभिन्न माध्यमों से धन कमाने की जुगत करता है और उसे अपने भविष्य को सुरक्षित रखने को संग्रहित भी करता है। धन संग्रह का एक माध्यम बैंकिंग प्रणाली भी है, जहां हमारा धन पूर्णतः सुरक्षित और संयमित रहता है। परंतु बैंकिंग व्यवस्था में धन की बढ़ोतरी उतनी तीव्रता से नहीं होती जितनी जल्दी वर्तमान की मांग है। ऐसे में हम अगर थोड़े से विवेक और जागरूकता के साथ अपने धन को विस्तृत क्षेत्र की ओर ले जाएं तो धन वर्तमान की मांग के अनुरूप ही विकास करता है और इसके लिए सबसे उचित और सुरक्षित क्षेत्र है शेयर बाजार। ये जानने के लिए कि शेयर बाजार है क्या, आइए पहले हम ये जानते हैं कि शेयर क्या है। सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हम शेयर की बात कर रहे होते हैं तो हमारा मतलब किसी कंपनी द्वारा अपने मूलधन को एक निश्चित अनुपात में बांटकर जारी किए गए हिस्से होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में शेयर का मूल अर्थ कारोबार में हिस्सेदारी है। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ ये है कि जब आप किसी शेयर में निवेश कर रहे होते हैं तब आप अपना धन बाजार के किसी सौदे को खरीदने में नहीं व्यय कर रहे होते हैं, अपितु एक संपूर्ण कारोबार में हिस्सेदारी हासिल कर रहे होते हैं। इस तरह आप अंशतः उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। यह तो आप भी जानते हैं कि जब हम किसी कंपनी या कारोबार को संचालित करते हैं तब हमारे पास लाभ और हानि दोनों की समान संभावनाएं निहित होती हैं। कैसे जारी होते हैं शेयर, अब हम इसको समझेंगे। सभी कंपनियां जो शेयर जारी करती हैं उसका एक तय मूल्य होता है, जो बाजार की भाषा में तय मूल्य या पार वैल्यू कहा जाता है। यह मूल्य शेयर सर्टिफिकेट पर स्पष्ट अंकित होता है। भारत में यह तय वैल्यू 10 रुपये होती है। हालांकि कतिपय कंपनियों ने अब इन्हें 5 रुपये, 2 रुपये व 1 रुपये तक के शेयरों में भी विभाजित करना शुरू कर दिया है। यह अंकित मूल्य कंपनी के खाते में शेयर का सांकेतिक मूल्य होता है। बाद में बाजार में किसी भी भाव पर खरीदा या बेचा जा सकता है। यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक होगा कि बाजार में शेयर का भाव निरंतर चढ़ता या गिरता रहता है और उसका फेस वैल्यू से कोई संबंध नहीं होता, परंतु शेयरों पर डिविडेंड अर्थात लाभांश शेयर
की पार वैल्यू के आधार पर ही तय किया जाता है। अब आता है निवेश किससे कहते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने धन से किसी जमीन का टुकड़ा खरीदा है जिसका मूल्य उस समय 1000 रुपये है। रास्ते की परेशानी अथवा आसपास की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए उक्त जमीन की कीमत में 5 वर्ष में मात्र 10% की वृद्धि हुई, अर्थात उस जमीन की वर्तमान कीमत 11,000 रुपये हो गई, जबकि मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का अवमूल्यन 15% हुआ, अर्थात आपके द्वारा लगाए गए धन का वर्तमान मूल्य 1150 रुपये हुआ। ऐसे में आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष तो आपके द्वारा लगाया गया धन हालांकि 100 रुपये बढ़ा, परंतु वर्तमान मुद्रा के आंकलन के हिसाब से 50 रुपये के घाटे में हैं। अगर इस घटना को हम अर्थशास्त्र की भाषा में परिभाषित करें तो यह होगा कि मुद्रा का मौलिक मापदंड मूलतः उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं से आंका जा सकता है। सीधे शब्दों में आप अपनी जमा पूंजी को जो उपयोग उस पूंजी को स्थिर रखने या उसे बढ़ाने में उपयोग करते हैं उसे निवेश कहा जाता है। चाहे आपने उसका उपयोग सोना चांदी जैसे किसी धातु को खरीदने में किया हो अथवा जमीन मकान आदि किसी अचल संपत्ति खरीदने में, क्योंकि आप पूंजी धारक हैं, अतः अपनी पूंजी को स्थिर रखने अथवा उसे बढ़ाने के लिए आप उसका जो उपयोग कर रहे हैं उसमें सर्वप्रथम आपके लिए ये निश्चित करना आवश्यक होता है कि आप अपनी जमा पूंजी का जो उपयोग कर रहे हैं उसके साथ आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। क्या आप निवेश से अपनी पूंजी में वृद्धि चाहते हैं, नियमित आय अथवा दोनों? परंतु अपनी अपेक्षाओं के साथ साथ आपके लिए ये जानना भी आवश्यक है कि भविष्य में आपकी आवश्यकताएं क्या हैं। ये जांच कर लेने से आप अपनी प्राथमिकताएं आसानी से तय कर पाएंगे और आपके सामने ये स्पष्ट हो सकेगा कि आप अपने निवेश पर कितनी वृद्धि और कितनी आय चाहते हैं। तब आपके सामने ये निर्णय लेना आसान हो जाएगा कि कौन सा निवेश आपके लिए उपयुक्त है। बाजार को समझना और अपनी प्राथमिकताएं तय करना एक बेहतर निवेशक के लिए अति आवश्यक और यह पूंजी निवेश की कला है। क्वेश्चन आता है कि निवेश की आवश्यकता किसे है। अगर हम अपने वर्तमान से कुछ दशक पीछे जाएं और 20वीं सदी के मध्यवर्ती दशकों के बाजार पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि 30-40 के दशकों में बाजार में चीज़ों के मूल्य लगभग स्थिर रहते थे। अगर बाजार मूल्यों में थोड़ी बहुत तेज़ी मंदी आती भी थी तो ऐसी नहीं कि वह हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कोई स्पष्ट प्रभाव डाल सके। यही कारण था कि तब हम आर्थिक असुरक्षा का बोझ नहीं करते थे। यही कारण था कि हम आर्थिक असुरक्षा का बोध नहीं करते थे, परंतु धीरे धीरे बाजार के स्वरूप में तब्दीली शुरू हुई और बाजार ने सामान्य उपभोक्तावादी संसार से निकलकर अपने कदम विश्व के विशिष्ट उपभोक्तावादी दुनिया की ओर रखे। 60 के दशक तक आते आते बाजार मूल्यों में निरंतर वृद्धि होने लगी और रुपए का मूल्य गिरने लगा। परिणाम यह हुआ कि निश्चित आय वाला समुदाय, सामान्यतः उच्च मध्यम वर्ग, अपनी आर्थिक सुरक्षा एकाएक गंवा बैठा। 70 और 80 के दशक में तो ये स्थिति बद से बदतर हो गई। विगत कुछ दशकों में उपभोक्ता दामों में 100 गुना से अधिक वृद्धि हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो 60 के दशक में 1 रुपये की जो क्रय क्षमता थी आज उसकी कीमत कुल 4 पैसे रह गई है। पिछले 40 वर्षों में मुद्रास्फीति का सालाना चक्रवृद्धि वृद्धि दर 7 से 8% रहा है। भूमंडलीकरण के इस वर्तमान परिवेश में अब मुद्रास्फीति अब अर्थव्यवस्था का एक आवश्यक और अंतर केवल इतना है कि इसका दर कभी कम हो सकता है तो कभी अधिक। ऐसे में हम 30 के दशक में आर्थिक मापदंडों को कायम रखकर परंपरागत ढंग से मात्र वेतन, पेंशन अथवा एक दायरे में सिमटे कृषि संसाधनों
से प्राप्त आय से अपना कदम वर्तमान व्यवस्था से मिलाकर चल सकेंगे। ये सोचना भी मात्र कल्पना ही है। ऐसे में अपने भविष्य को सुविधाजनक बनाने और सुरक्षित रखने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने जमा धन की क्रय क्षमता को बढ़ाने के लिए एक सुविधाजनक मार्ग की तलाश करें, और उसका एक बेहतर उपाय है अच्छा निवेश। ऐसा निवेश जिससे हम न सिर्फ अपनी जमा राशि का मूल्य बढ़ा सकें, अपितु इस वृद्धि की मुद्रास्फीति की दर से भी अधिक भी रख सकें। अगर मुद्रास्फीति की दर 8% है तो हम आधी काटकर आमदनी में 10-12% वृद्धि होने पर आप अपनी क्रय क्षमता बढ़ा पाएंगे। ऐसे में आपके लिए निवेश का मूल्य सैद्धांतिक समझ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आप वर्तमान से कदम दर कदम मिलाकर चल सकें और भविष्य में पूर्ण सुरक्षित बना सकें। अपने शेयर बाजार में होने वाली ज़बरदस्त कमाई के किस्से ज़रूर सुने होंगे और आपके मन में भी इस तरह का लाभ हासिल करने की इच्छा जागी होगी, लेकिन आपने अपने किसी मित्र के बारे में ऐसी डरावनी खबर भी सुनी होगी कि किस तरह शेयर बाजार से अपनी सारी जमा पूंजी गंवा बैठा। तब आपने स्वयं को ठाटस बताया होगा कि शेयर बाजार में पैसे ना लगाकर आपने ठीक ही किया। शेयर के बारे में पूर्वाग्रह छोड़कर यह जानने का प्रयास करें कि शेयर है क्या। विवेकवान निवेशक काफ़ी समझदारी के साथ शेयर खरीदते हैं और लाभ बटोरने में सफल भी होते हैं। कई अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि दीर्घ अवधि में दूसरी सभी संपत्तियों की तुलना में शेयर से सबसे अधिक कमाई होती है। इसका अर्थ है कि आप बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट या सोने में निवेश करके जितना लाभ हासिल कर सकते हैं, उससे अधिक लाभ शेयर बाजार में निवेश करके हासिल कर सकते हैं। यह भी सच है कि शेयर के साथ जोखिम से भी जुड़ा होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक खेलने में विश्वास करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन शेयर बाजार में निवेश करने से पहले ज़रूरी है कि आप शेयर के बारे में ज़रूरी बातों को अच्छी तरह समझ लें। शेयर को समझना अंतरिक्ष विज्ञान को समझने की तरह कठिन नहीं है। आप अपनी संपत्ति को किस तरह अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं और नुकसान के कारणों को किस तरह से दूर कर सकते हैं, इस तरह की रणनीति बनाने के लिए अत्यधिक मेधावी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, तब आप अपनी पोर्टफोलियो मैनेजर या म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बुनियादी बातों की जानकारी रखनी पड़ेगी। ये जानना पड़ेगा कि कौन सा फंड बेहतर है, फंड मैनेजर का चुनाव किस तरह किया जाए, उसके प्रदर्शन पर किस तरह नज़र रखी जाए। किसी भी व्यवसाय में कई प्रकार की संपत्तियां होती हैं, मशीन, भवन, फर्नीचर, नकदी इत्यादि। इस तरह व्यवसाय में देनदारियां भी होती हैं। कंपनी पर दूसरों का बकाया होता है। बैंक का ऋण, उधार ली गई सामग्रियां आदि देनदारियां कहलाती हैं। कुल संपत्ति में से देनदारियों को घटाने के बाद जो बचता है उसे मूलधन कहते हैं। संपत्ति माइनस देनदारियां बराबर मूलधन। मूलधन वह राशि है जो व्यवसाय में व्यक्ति के पास होता है। जैसे जैसे कारोबार बढ़ता है और लाभ होने लगता है, वैसे वैसे मूलधन भी बढ़ता है। इसी मूलधन को शेयरों या स्टॉक के रूप में विभाजित किया जाता है। अगर किसी कंपनी का मूलधन 10 करोड़ रुपए है तो इसे 10 रुपये प्रति शेयर के रूप में 1 करोड़ शेयरों में विभाजित किया जा सकता है। मूलधन का हिस्सा या कुछ शेयर उनके पास रहता है जो कारोबार को शुरू करते हैं और उन्हें प्रमोटर्स कहा जाता है। शेयर निवेशकों के पास होता है। ये निवेशक हम और आप जैसे आम लोग होते हैं या म्यूचुअल फंड और अन्य संस्थागत निवेशक होते हैं। अब शेयर खरीदने का अर्थ क्या है? अब आप समझ गए होंगे कि शेयर खरीदने का अर्थ कारोबार में हिस्सेदारी हासिल करने की तरह होता है। जब आप शेयर में निवेश करते हैं तब आप बाजार में निवेश नहीं करते, आप एक कंपनी में इक्विटी शेयर में निवेश करते हैं।
इस तरह आप कंपनी के शेयर होल्डर या आंशिक रूप के मालिक बन जाते हैं। चूंकि आप कंपनी की संपत्ति के अंश के स्वामी होते हैं, इस तरह संपत्ति से अर्जित होने वाले मुनाफे या घाटे के हिस्सेदार भी बन जाते हैं। मान लीजिए आप गुजरात अंबुजा सीमेंट के 100 शेयरों के मालिक हैं, तो इसका अर्थ है कि आप उस कंपनी के क्षुद्रतम हिस्से के स्वामी हैं, चूँकि उस कंपनी के लाखों के शेयर हैं। शेयर खरीदने का अर्थ है कि किसी कारोबार को चलाने का सिरदर्द मोल लिए बिना ही उस कारोबार का हिस्सा बन जाना। उदाहरण के तौर पर अगर गुजरात अंबुजा सीमेंट को मुनाफा होता है तो आपके शेयर का भाव भी बढ़ सकता है, या घाटे की नौबत आने पर आपके शेयर का भाव भी घट सकता है। अब भाव में वृद्धि का अर्थ क्या है? अगर किसी कंपनी ने अपने मूलधन को 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से विभाजित कर दिया तो 10 रुपये का शेयर का फेस वैल्यू कहा जाएगा। जब शेयर की खरीद बिक्री शेयर बाजार में की जाएगी तो उसकी मांग और आपूर्ति के आधार पर उसके भाव में भी अंतर आ जाएगा। अगर सभी उसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे तो भाव में वृद्धि आ जाएगी। अगर कोई शेयरों को खरीदने में दिलचस्पी नहीं लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंपनी के शेयरों को बेचना चाहेंगे तो भाव नीचे चला जाएगा। किसी भी शेयर बाजार में शेयर के मूल्य को शेयर का मूल्य या शेयर का मार्केट वैल्यू कहा जाता है। इस तरह 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 55 रुपये में फेस वैल्यू की तुलना में अधिक पर या 9 रुपये में बेचा जा सकता है। जब किसी कंपनी के शेयरों की संख्या के साथ उनके मार्केट वैल्यू को गुणा किया जाता है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन सामने आता है। उदाहरण के तौर पर 1 नवंबर 2006 को एक कंपनी ने 1 करोड़ शेयरों का फेस वैल्यू 10 रुपये और मार्केट वैल्यू 30 रुपये है तो 1 नवंबर 2006 को उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 रुपये कहलाएगा।